जय हिंद दोस्तों। हिस्ट्री अड्डा में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका अनुज प्रताप सिंह। और जैसे कि हमारी वेब सीरीज महाराणा जो है मेवाड़ के सिसोदिया वंश का इतिहास हम जो कर रहे हैं, हजारों वर्षों का संघर्ष अपनी सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए उन्होंने किया। और उन्हीं महाराणाओं में से अब जैसे कि लास्ट में हमने कहा था कि राणा कुंभा की हत्या उसी के पुत्र उदा या उदयकरण के द्वारा कर दी गई थी। ठीक है, तो अब जो है उदयकरण का कुछ समय और रायमन का, ये राणा कुंभा के बेटे हैं। राणा कुंभा इनके जो पुत्र हैं उदा या उदयकरण। ठीक है, इसने राणा कुंभा की हत्या की। राणा कुंभा का समय था 1433 से और 68। ये शासनकांड होता है, किसी भी शासक का जो है शासनकांड होता है, और कोई विद्वान व्यक्ति होता है उसका जीवन कांड आता है। 4 वर्षों तक करीब करीब जो है ये रहा, 1468 से, और 73 भी आ जाता है और 72 भी आ जाता है। ठीक है, पूरा 5 वर्ष नहीं किया था इसने। और दूसरा जो है उसका था रायमन, 1473 से 1509। आपको ध्यान होगा कि जब रावजोधा ने इनसे संधि की थी कुंभा से, तब रावजोधा ने अपनी बेटी रावजोधा, जोधपुर का संस्थापक, इसकी पुत्री का नाम क्या था? श्रृंगार गौरी। ठीक है, और रायमन, इनका बीच में क्या हुआ था? विवाह हुआ था। आप ध्यान कीजिए, हमने पहले ये कर चुके हैं। आवन वावन की संधि की थी, तब मैंने आपको बताया था कि हंसाबाई के कहने पर कुंभा और जोधा के बीच में एक संधि होती है, आवन वावन की संधि। और उस संधि के पश्चात जोधा कुंभा से अच्छे संबंध बनाने के लिए जो है अपनी बेटी का विवाह भी जो है कुंभा के बेटे के साथ, रायमन के साथ कर देता है। ठीक है, तो ये विवाह आपको वैसे ही बता दिया क्योंकि इसमें आगे आएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो ये 4 या 4.5 वर्षों तक इसने शासन किया, उदा या उदयकरण ने। परंतु क्योंकि ये मेवाड़ का क्या था? पितृहंता शासक था। उदा मेवाड़ का पितृहंता शासक। पितृहंता का अर्थ होता है पिता का हत्यारा। पितृहंता, पिता का हत्यारा। एक और बात है, ये जो शब्द है ना, कई बार अब मेरे उच्चारण करने से आपको लगेगा ये है मातृ, ये है पितृ। ऋषि की मात्रा है, री का प्रयोग किया जाएगा इसमें। हालांकि मैं हिंदी नहीं पढ़ा रहा, परंतु मुझे इसलिए बताना पड़ रहा है कि मैं सही उच्चारण कर रहा हूं। और आप लोग कई सोच रहे होंगे कि सर उच्चारण गलत कर रहे हैं, तो वो आप गलत कई बार करते हैं, कई बच्चे करते हैं, इसको मातृ बोल देते हैं। हम भारत मतलब हमारी हिंदी क्या है? मातृभाषा है। मातृभाषा नहीं होती, मातृभाषा होती है। इसीलिए यह ऋषि की मात्रा है। मातृ, पितृ, याद रखना। ये हम कई शब्दों को जो है उसमें गलत बोलते हैं। जैसे मैं काफी समय तक मैं भी गलत शब्द बोलता रहा, जैसे कि इसको मैंने बोला था स्त्रेण। स्त्रेण नहीं होता ये, इसको उच्चारण करना होता है श्रेण। आपने देखा होगा ये स्त्रोत भी कह देते हैं, स्त्रोत नहीं होता, ये होता है स्रोत। इसी प्रकार से ये जो है श्रेण होता है। ठीक है, स्त्रेण नहीं, श्रेण। तो ये जो है हम वैसे ही बता रहा हूं शब्द, क्योंकि मैं पितृ शब्द बोल रहा हूं, पितृहंता। तो आपको गलत ना लगे कि पितृहंता होता, पितृहंता नहीं होता, पितृहंता है। ऋषि की जो है री की मात्रा है। आप जब बोलते हो ऋतिक रोशन, ये तो नहीं बोलते रतक, रतक, ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन तो नहीं कहते, अगर कहते भी हो तो वो तो आपकी गलती है। चलो, अब क्या है कि राणा कुंभा 1433 से 68, उसके बेटे उदयकरण ने राणा कुंभा की हत्या कर दी।
1468 से 73, 4.5 साल। मेवाड़ का पितृहंता शासक कौन था? उदा या उदयकर्ण। अब क्या है कि जब उदा ने अपने पिता की हत्या की थी, कुंभा की, तो मेवाड़ के जो बड़े सामंत सरदार थे उनको यह बात बुरी लगी। उन्होंने वहां जो है ईडर, एक जगह है, ईडर में था रायमंद। मेवाड़ के सामंतों ने जो है ईडर से रायमंद को इस बात की सूचना दी और बुलाया कि ये तो जो है, तो रायमंद ने अपने पिता के हत्यारे, अपने ही बड़े भाई को के साथ संघर्ष किया। काफी लंबे समय संघर्ष के पश्चात उदयकर्ण भाग गया, मतलब अपने बेटे सहसमंद और सूरजमंद के साथ। अब लिखता हूं आगे मैं। रायमंद ने अपने पिता के हत्यारे बड़े भाई उदा को पराजित कर दिया। उदा को पराजित कर दिया, ठीक है। उदा अपने पुत्रों सहसमंद और सूरजमंद के साथ भागकर मांडू, मांडू क्या है? मांडवा की राजधानी, पहुंचा। इस समय मांडवा का शासक गयासुद्दीन था, ठीक है। और पहले गयासुद्दीन ने उदा की मदद करने से इनकार कर दिया, परंतु उदा ने जब अपनी पुत्री का विवाह गयासुद्दीन के साथ कर दिया तो जो है गयासुद्दीन तैयार हो गया। किंतु इसी दौरान जो है, जो उदा था, उदा पर आकाशीय बिजली गिरने से उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। रायमंद जो कि कुंभा का बेटा था, उसने अपने पिता के हत्यारे अपने ही भाई के साथ युद्ध किया और उदा को पराजित कर दिया। उदा अपने बेटों के साथ भाग करके कहां गया? मांडू, जो कि मांडवा की राजधानी थी मध्य प्रदेश में, और वहां पहुंचा। गयासुद्दीन वहां का शासक था। गयासुद्दीन से उसने सहायता मांगी, किंतु गयासुद्दीन ने सहायता करने से इनकार कर दिया। किंतु उदा ने अपनी ही बेटी का विवाह गयासुद्दीन के साथ कर दिया। तत्पश्चात गयासुद्दीन तैयार हुआ, किंतु इसी दौरान जो है उदा के ऊपर आकाशीय बिजली जो होती है वो गिर गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अब क्या है कि रायमंद जो था, उस तरफ से तो भाई की तरफ से भय खत्म हुआ, किंतु रायमंद पर मांडवा के शासक ने बहुत आक्रमण किए, 3 बार आक्रमण किए, किंतु तीनों बार विफल रहा। राणा रायमंद, और ये है 1473 से 1509, ठीक है, 1509। और मेनली क्या है कि इसमें रायमंद ने इतने समय तक शासन तो किया, किंतु जैसे कि हम जानते हैं कि ये मांडवा की तरफ से काफी इसको वो रहा, दिक्कत देते रहे, किंतु रायमंद ने सफलतापूर्वक उनका सामना किया। इसके समय
मांडवा के शासक गयासुद्दीन ने मेवाड़ पर तीन बार आक्रमण किया। किंतु रायमन ने उसे हर बार पराजित कर दिया। रायमन ने उसे हर बार पराजित कर दिया था। ठीक है। और जैसे कि जानते हैं हम कि रायमन की पत्नी जो थी एक राव जोधा की पुत्री थी श्रृंगार गौरी। श्रृंगार गौरी ने जो है गोशुंडी चित्तौड़गढ़ में वहां बावड़ी का निर्माण करवाया। एग्जाम में आ चुका है ये। रायमन की पत्नी और जोधा की पुत्री श्रृंगार गौरी ने गोशुंडी में, ये कहां है, चित्तौड़ में, गोशुंडी में एक बावड़ी बनवाई। बावड़ी होता है ना, एक जदासत टाइप में होता है, चारों तरफ उसके रचना कर दी जाती है, बीच में पानी भरा होता है, इसको कहते हैं बावड़ी। ठीक है। तो बहुत सारी बावड़ियों के बारे में क्वेश्चन आते रहते हैं, राजस्थान की संस्कृति में आते रहते हैं। ठीक है। तो गोशुंडी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? श्रृंगार गौरी ने। गोशुंडी बावड़ी चित्तौड़गढ़ में, इसका निर्माण श्रृंगार गौरी ने करवाया, जो कि रायमन की पत्नी थी और राव जोधा की पुत्री थी। हम पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं, पर बावड़ी की चर्चा हम पहली बार कर रहे हैं। ठीक है। तो रायमन जिसका शासन था 1473 से 1509, और इसके समय मांडवा के शासक गयासुद्दीन ने मेवाड़ पर 3 बार आक्रमण किया, किंतु रायमन ने उसे हर बार पराजित किया। रायमन की पत्नी श्रृंगार गौरी ने जो है गोशुंडी चित्तौड़गढ़ में गोशुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया था। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब क्या है कि रायमन का शासन तो लंबा था। रायमन के 13 पुत्र थे, 2 पुत्रियां। ठीक है। काफी रानियां थी, तो 13 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। इनमें 3 का नाम सबसे प्रमुख है, रायमन के पुत्र। पृथ्वीराज सिसोदिया है ना, तो पृथ्वीराज सिसोदिया हो गया ये। जयमन, और तीसरा पुत्र था संग्राम सिंह, जिसे हम सांगा कहते हैं। संग्राम सिंह या सांगा। ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। पृथ्वीराज सिसोदिया, जिस वो इतना मतलब उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। मैं कुछ बातें बताऊंगा, पर अभी ये बता देता हूं कि जयमन जो है, जयमन एक जो था राव सुल्तान ने इसकी हत्या कर दी। पृथ्वीराज सिसोदिया अच्छा धावक था, अतः इसे उड़ना राजकुमार कहा जाता है। ठीक है। पृथ्वीराज सिसोदिया ये सबसे बड़ा पुत्र था, और जयमन दूसरा पुत्र था रायमन का, और तीसरे नंबर पे संग्राम सिंह। वैसे 13 थे, परंतु 3 के नाम प्रमुख हैं, पृथ्वीराज सिसोदिया,
जयमन सिसोदिया और राणा संग्राम सिंह, बाद में राणा बनेगा ये, इसलिए मुंह से निकल ही जाता है राणा, वैसे संग्राम सिंह, अभी तक वो राजकुमार है। इनके पीछे क्या है कि कहानी ये है कि एक बार, ये तो बाद में राणा बनेंगे ही, आप जानते हैं, रायमन का टाइम है 1509 तक का, 1473 से 1509, और ये है 1509 से 1528। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं अभी यहां संग्राम सिंह के आने से पहले की स्थिति, रायमन और संग्राम सिंह के बीच में क्या हुआ कि पृथ्वीराज और जयमन, ये दो बड़े भाई थे। एक बार क्या है कि पृथ्वीराज अपने तीनों भाई शिकार के लिए गए, और वहां पर एक बहुत ही फेमस ज्योतिषी था जंगल के अंदर, और उसका नाम भी काफी था। तो तीनों भाई जो थे अपने चाचा सारंगदेव के साथ थे, सारंगदेव के साथ थे, और वो ज्योतिषी के पास गए कि कौन शासक बनेगा। अब ऐसी स्थिति में क्या है कि ज्योतिषी ने तो हाथ देखा, हस्तरेखा पढ़ी, और उसके अनुसार बता दिया कि सबसे प्रबल दावेदार जो है संग्राम सिंह है, राणा बनने का सबसे प्रबल दावेदार तीनों में से संग्राम सिंह है। किंतु पृथ्वीराज सिसोदिया सबसे बड़ा था, और वो तो तलवार लेके घूमता था और ये कहता था कि ये राज्य जो है मेवाड़ का राज्य मेरी तलवार के द्वारा जो है मेरे लिए ही बनाया गया है। ठीक है, तो ये तो कहता भी था, तो ये तो अपने आप को पहले से ही राणा मान के चला हुआ था। अब अचानक इसको पता लगे कि उसका छोटा भाई जो है वो उसके प्रबंध जो है योग हैं, तो उसने तलवार लेके कि अभी इसी भाई को खत्म ही कर देते हैं, तो भाई को पर मारी, परंतु सारंगदेव ने बीच बचाव किया, जो चाचा था इनका, सारंगदेव ने इनका बीच बचाव किया। ऐसी स्थिति में फिर भी जो तलवार की हून होती है ना, वो उसके आंख में लग गई, राणा सांगा की, जो सांगा सॉरी संग्राम सिंह की आंख में लग गई थी, इससे आंख फूट गई उसकी। सारंगदेव जो इनका चाचा था उसने बीच बचाव किया, और उसके पश्चात जो है वो इससे इन्हें एक बात तय कर दी कि एक और जो है शकुन विचार देखती है, पुजारिन है, उसके पास चलते हैं। ठीक है, तो ये वहां चले गए, और उस पुजारिन ने भी कहा कि जो ज्योतिषी ने कहा है वो बिल्कुल सही बात है, और इसी के सबसे ज्यादा योग है संग्राम सिंह के। तब पृथ्वीराज ने फिर जो है इस पर तलवार चलाई, किंतु सारंगदेव के कारण वो बच गया, और संग्राम सिंह जान बचा करके भाग गया। ये कहां रहा? श्रीनगर, अजमेर। अजमेर में किसके पास रहा? करमचंद पंवार, एक डाकू था। तो राणा सांगा ने कुछ समय करमचंद पंवार के साथ रह करके डकैती भी की थी। ठीक है, ध्यान रखना, शासक या राणा बनने से पहले संग्राम सिंह ने कुछ समय तक करमचंद पंवार के साथ मिलकर के अजमेर में श्रीनगर नामक स्थान पर डकैती भी की थी। ठीक है, तो ध्यान रखना, बाद में राणा बनने के बाद करमचंद पंवार को जो है काफी बड़ी जागीर दी। करमचंद पंवार ने जो है राणा सांगा के साथ पहले ही, राणा बनने से पहले ही अपनी पुत्री का विवाह भी कर दिया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बीच में कहानी है। पृथ्वीराज सिसोदिया के बारे में थोड़ी सी और बात बताता हूं। अच्छा धावक, अतः उड़ना राजकुमार कहा जाता है। ठीक है, बहुत तेज दौड़ता था, धावक अच्छा था, इसलिए इसे उड़ना राजकुमार भी कहते हैं। कुंभलगढ़ के किले की चार वो दीवार है ना 36 किलोमीटर, वहां ये दौड़ा करता था। यह रायमन का सबसे बड़ा पुत्र था। इसकी प्रिय पत्नी राव सुल्तान की पुत्री
ताराबाई थी। अनन्य सुंदरी थी ये, ठीक है। ताराबाई जो है अत्यधिक सुंदर थी, अनन्य सुंदरी कह सकते हैं। अनन्य सुंदर की जो है वो धारण करती थी, तो राव सुल्तान की पुत्री थी। राव सुल्तान का जो राज्य था उस पर महमूद खिलजी जो था, गयासुद्दीन का पुत्र महमूद खिलजी द्वितीय ने जो है अधिकार कर लिया था। और ऐसी स्थिति में, सॉरी, गयासुद्दीन ने अधिकार कर लिया था। और ऐसी स्थिति में जो है राव सुल्तान ने का राज्य जो था टोडा, तो टोडा को प्राप्त करने के लिए राव सुल्तान ने शर्त रख दी थी कि जो भी मुझे टोडा जीत के दिलाएगा उसी से मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। तो आप जानते ही हैं कि यहां जैमन ने बिना टोडा जीते कोशिश की थी ताराबाई से या तारावती से विवाह करने की, क्योंकि बहुत सुंदर थी वो। तो जैमन उससे जिद करके विवाह करना चाहता था, क्योंकि वो वहीं रहते थे। इन्हीं रायमन की शरण में राव सुल्तान आ चुका था। राव सुल्तान जो था ये शरणार्थी था, क्योंकि इसके राज्य से तो इसको निकाल दिया गया था। तो राज्य से निकाल मतलब आक्रमण किया मुस्लिम शासक ने और इसको भागना पड़ा। इसने रायमन के यहां शरण ली थी और तब इसने एक शर्त रखी कि मैं उससे अपनी पुत्री का विवाह करूंगा जो मुझे टोडा दिलाएगा। तो जैमन तो जीतने के लिए गया नहीं और वो इनसे अशिष्ट व्यवहार करने लगा और वो ताराबाई से जबरन मैरिज करना चाहता था। ऐसे में राव सुल्तान ने उसकी हत्या कर दी जैमन की। ये लिखा है ना मैंने, राव सुल्तान ने इसकी हत्या कर दी क्योंकि जैमन जबरन इसकी पुत्री ताराबाई से विवाह करना चाहता था, ठीक है। तब सुल्तान को इसकी हत्या करनी पड़ेगी। और पृथ्वीराज ने क्या किया कि राव सुल्तान को टोडा जीत कर दे दिया। क्योंकि पृथ्वीराज ने राव सुल्तान की शर्त टोडा जीतकर दे दिया। अब राव सुल्तान की शर्त पूरी होगी तो उसने अपनी पुत्री ताराबाई का विवाह कर दिया पृथ्वीराज यानी उड़ना राजकुमार के साथ। और पृथ्वीराज जो था सिसोदिया, इसने अजमेर के दुर्ग की मरम्मत करवाई थी, ठीक है। अजमेर का दुर्ग तो अजयराज चौहान ने बनवाया था पहले ही, किंतु पृथ्वीराज सिसोदिया ने क्या किया कि उस दुर्ग की मरम्मत करवाई और उस दुर्ग का नाम परिवर्तित करके अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर रख दिया, तारागढ़ दुर्ग। पृथ्वीराज ने अजमेर के दुर्ग की मरम्मत करवाकर उसका नाम तारागढ़ दुर्ग कर दिया। अपनी प्रिय पत्नी के नाम पर इस दुर्ग का नाम तारागढ़ दुर्ग कर दिया गया था। तो पृथ्वीराज सिसोदिया के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी अनिवार्य है। अब क्या है कि पृथ्वीराज सिसोदिया जो है, इसकी बहन थी आनंदाबाई। पृथ्वीराज की बहन आनंदाबाई का विवाह सिरोही के शासक जगमान
के साथ हुआ। सिरोही के शासक जगमान के साथ हुआ था ना। जगमान जो है आनंदाबाई को बहुत परेशान करता था और पृथ्वीराज की बहन थी, सगी बहन थी। पृथ्वीराज को इससे कष्ट होता था तो वो अपने बहनोई जगमान को समझाने के लिए जो है सिरोही गया था। जगमान को ये बात बुरी लगी और जब ये वापस आ रहा था समझा करके पृथ्वीराज, तो इसको लड्डू दे दिए खाने के लिए रास्ते में, और उसमें जहर डला हुआ था। जगमान ने विष युक्त लड्डू दे दिए और जब जो है मार्ग में भूख लगी तो उसने कहा घर अपने वहां से लड्डू आए हैं वो खिलाओ, तो इसने लड्डू खाए पृथ्वीराज सिसोदिया ने। इसी से कुंभनगढ़ पहुंचने से पहले पहले उसकी डेथ हो गई। कुंभनगढ़ पहुंचने से पहले पहले जो है पृथ्वीराज की डेथ हो गई थी। आज भी जो है कुंभनगढ़ में 12 खंभों की छतरी इसकी बनी हुई है, 12 खंभों की छतरी। पृथ्वीराज की बहन आनंदाबाई का विवाह सिरोही के शासक जगमान के साथ हुआ। जगमान आनंदाबाई को कष्ट देता था, अतः पृथ्वीराज अपने बहनोई को समझाने के लिए सिरोही गया। वापसी में जगमान ने मार्ग में भोजन हेतु विषयुक्त लड्डू दे दिए। जिन्हें खाकर पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई। कुंभनगढ़ दुर्ग में पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी बनी हुई है। तो ये थे पृथ्वीराज सिसोदिया के बारे में कुछ मुख्य बातें। अच्छा धावक होने के कारण पृथ्वीराज सिसोदिया को उड़ना राजकुमार कहा जाता है। रायमन का सबसे बड़ा पुत्र था। इसकी प्रिय पत्नी राव सुल्तान की पुत्री ताराबाई थी, क्योंकि पृथ्वीराज ने राव सुल्तान की शर्त पर उसे टोड़ा जीत कर दिया और राव सुल्तान ने अपनी शर्त के मुताबिक अपनी पुत्री का विवाह पृथ्वीराज सिसोदिया से किया। पृथ्वीराज ने अजमेर के दुर्ग की मरम्मत करवाई थी और पहले अजयराज चौहान ने इस दुर्ग को बनवाया था, अजयपान चौहान या अजयराज चौहान ने। उसके पश्चात जो है इसकी मरम्मत करवाई है पृथ्वीराज सिसोदिया ने, उड़ना राजकुमार ने। और इसकी प्रिय पत्नी ताराबाई थी जो राव सुल्तान की पुत्री थी, और उसी के नाम पर इस दुर्ग का नाम रख दिया तारागढ़ दुर्ग। पृथ्वीराज की बहन का नाम था आनंदाबाई और उसका विवाह सिरोही के शासक जगमान के साथ हुआ था। क्योंकि मैं ये कहानी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पृथ्वीराज की मृत्यु कैसे हुई, इसलिए जगमान आनंदीबाई को कष्ट देता था। अब पृथ्वीराज तो भाई था, उसका हृदय जो था वो भी कष्ट में रहता था, उसकी बहन अगर प्रताड़ित होगी तो ऐसी स्थिति में वो अपने बहनोई को समझाने उन्हीं के राज्य सिरोही में गया। और जगमान को यह बात अच्छी नहीं लगी, तो उसने क्या है कि भोजन के साथ कुछ लड्डू रख दिए जिनमें जहर बिना हुआ था। मार्ग में जब भूख लगी, पृथ्वीराज ने भोजन के साथ लड्डू भी खाए। परिणाम स्वरूप जो है कुंभनगढ़ दुर्ग के पहुंचने से पहले पहले उसकी डेथ हो गई, जहर युक्त लड्डू खाने से। और तब जो है उसने मतलब उसका छतरी बनवाई गई। ये सब रायमन के सामने हो रहा था। पहले
दूसरा पुत्र जो है जैमन मारा गया राव सुल्तान के हाथों, क्योंकि वो अशिष्ट व्यवहार कर रहा था। और पृथ्वीराज जो उड़ना राजकुमार है, ये इसको वैसे जहर दे दिया, उसके बहनों ही नहीं। अब क्या है कि तीसरा पुत्र संग्राम सिंह कहां गया हुआ था? ये श्रीनगर, अजमेर में, अजमेर के श्रीनगर में था। करमचंद पवार डाकू के साथ डकैती करने लग गया था। समझ गए? अब क्या है कि रायमन जो था, उसने कहा कि अब उसको बुला देना चाहिए, तो ये सही समय है। तो रायमन ने संग्राम सिंह को बुला दिया मेवाड़ में। को मेवाड़ बुला दिया। ठीक है। पृथ्वीराज सिसोदिया जो उड़ना राजकुमार है, और संग्राम सिंह दोनों सगे भाई थे, एक ही पिता और एक ही माता। पिता इनके रायमन थे और माता थी रतन कुंवर। ठीक है, एक ही माता पिता की संतान थे, फिर भी जो है राज्य के लिए कैसे एकदम नादायत हो गया था पृथ्वीराज। तो रायमन ने संग्राम सिंह जो तीसरा पुत्र था मेवाड़ बुला लिया और उसे युवराज घोषित कर दिया। हालांकि इसको बाहर रहना नहीं पड़ता, यह रायमन की कमी थी, क्योंकि अगर रायमन अपने सामने पहले ही पृथ्वीराज सिसोदिया को युवराज घोषित कर देता तो ये जंग ही नहीं छिड़नी थी, आपस में संघर्ष की स्थिति होती नहीं। जब कोई राजा कंफ्यूजन रहता है ना कि किसको बनाए किसको ना बनाए, वहां संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। स्पष्ट निर्णयों से जो है संघर्ष से बचा जा सकता है। ठीक है, तो यहां जो है अब उसको युवराज घोषित कर दिया। 1509 में रायमन की मृत्यु होने पर संग्राम सिंह मेवाड़ का राणा बना। ठीक है, तो संग्राम सिंह 1509 में इसके पिता की डेथ हो गई रायमन की, और तब संग्राम सिंह जो है मेवाड़ का अगला शासक बना। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। अब बात आती है राणा सांगा या संग्राम सिंह। राणा सांगा या संग्राम सिंह। पंद्रह सौ नौ से 1528। ठीक है, 19 वर्ष का शासन था इसका। 1509 में शासक बना और 1528 में जो है इसकी मृत्यु हो गई, जिसकी हम चर्चा करेंगे। काफी जो है महान शासकों में इसकी गिनती आती है। इसकी गिनती भारत के महान शासकों में की जाती है। इसकी गिनती भारत के महान शासकों में की जाती है। ठीक है,
इसके समय के प्रमुख शासक निम्नलिखित थे। देखिए, इसके समय जो प्रमुख शासक थे उनमें दिल्ली सल्तनत पर इस समय लोदी वंश का अधिकार था और सिकंदर लोदी शासन कर रहा था। 1509 में गद्दी पर बैठा था ये राणा सांगा। तब जो है सिकंदर लोदी शासन कर रहा था। 1517 में सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई और तब उसका पुत्र इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत में शासक बना था। तो हम दिल्ली की बात करें तो सिकंदर लोदी था पहले 1489 से 1517 तक, और फिर इसी का पुत्र इब्राहिम लोदी, ये उस समय दिल्ली पर शासन कर रहे थे। ठीक है। और मांडवा, इसकी राजधानी कौन सी थी मैंने बता भी दिया है, मांडू, मध्य प्रदेश में। यहां तक का शासक था महमूद खिलजी द्वितीय, सेकंड। ठीक है, अभी बताऊंगा मैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। इसी प्रकार से जो है एक रह गया गुजरात। गुजरात में जो शासक था इस समय वो था पहले तो महमूद बेगड़ा। कल मैं इसके बारे में बता चुका हूं, कल के एपिसोड में आप देख सकते हो। और 1511 में इसकी मृत्यु हो गई महमूद बेगड़ा की। तब इसका पुत्र मुजफ्फर खां द्वितीय, मुजफ्फर शाह है सॉरी, द्वितीय रहा। तो हमें यह पता होना चाहिए कि आसपास के शासक कौन कौन से थे। राणा सांगा 1509 में शासक बना था। तब दिल्ली सल्तनत में सिकंदर लोदी का शासन था। 1517 में उसकी मृत्यु हो गई। तब उसका बेटा इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा। मानवा मांडू में भी 1511 में इससे पहले के शासक की जो है गयासुद्दीन की मृत्यु हो गई और तब महमूद खिलजी द्वितीय गद्दी पर बैठा। और गुजरात में महमूद बेगड़ा था, 1511 में उसकी भी डेथ हो गई। और मुजफ्फर शाह द्वितीय जो उसका बेटा था वो गुजरात का शासक बना जब राणा सांगा गद्दी पर बैठा। तब की स्थिति है ये। ठीक है, हमें पता होना चाहिए। राणा सांगा, इसकी गिनती भारत के महान शासकों में की जाती है। इसके समय के प्रमुख शासक जो है आपको मैंने बता दिए। चाहे तो इसको नक्शे में भी बता सकते हैं अपने। देखिए, दिल्ली जो है वो यहां है और यहां कौन थे, लोदी। ठीक है, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। मांडवा यहां है, यहां का शासक मैंने क्या बताया, इसकी राजधानी कौन सी है, मांडू। यहां का शासक था महमूद खिलजी द्वितीय। और यह है गुजरात, मुजफ्फर शाह द्वितीय। और यह है मेवाड़। मेवाड़ वैसे तो 5 जिले आते हैं उसके आसपास के क्षेत्र, किंतु उस समय तक मेवाड़ काफी बढ़ चुका था। अजमेर पर भी इनका अधिकार था। मैंने बताया ना, पृथ्वीराज सिसोदिया ने अजमेर के दुर्ग का नाम अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर तारागढ़ दुर्ग किया। ठीक है, तारागढ़ दुर्ग नाम से 2 दुर्ग हैं। एक तारागढ़ दुर्ग बूंदी में भी है और एक अजमेर में तो है ही, जिसका हमने चर्चा आज की। तो राजस्थान में तारागढ़ दुर्ग नाम से 2 हैं, एक अजमेर में और दूसरा बूंदी में है। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ है, उसमें अजमेर का ऑप्शन में नहीं था, इसलिए ध्यान रखना बूंदी में भी तारागढ़ दुर्ग है। तो यह स्थिति थी और मेवाड़ में था राणा सांगा। ठीक है, तो ये स्थितियां इसलिए बतानी पड़ती हैं कि आसपास उस समय कौन कौन से शासक थे, कौन कौन से राज्य थे। ठीक है, एक सेकंड।
अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, सिकंदर लोदी के बारे में दो बातें मैं पहले बता देता हूं। दिल्ली का शासक सिकंदर लोदी था। इसका वास्तविक नाम निजाम खां था। इसने 1504 में आगरा की स्थापना की और 1506 में इसे राजधानी बनाया। तो आगरा को सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने राजधानी बनाया? सिकंदर लोदी ने। यह अत्यंत कट्टर सुन्नी मुसलमान था। इसने अनेक हिंदू मंदिरों को तुड़वाया। जब दिल्ली सल्तनत करेंगे तो पूरा बता दूंगा, यहां तो सिर्फ आगरा की बात थी, मुझे इसके बारे में एक बात बतानी थी। 1517 में गंदे की बीमारी से इसकी मृत्यु हो गई। देखिए, आगरा की बात मैं यूं कर रहा हूं कि 1504 में आगरा का संस्थापक कौन है? जो कि सिकंदर लोदी है, निजाम खां यानी कि सिकंदर लोदी। अब क्या है कि इसका एक प्रधानमंत्री था, मियां भुवा। दिल्ली सल्तनत में कौन थे? लोधी वंश, सिकंदर लोदी। और आगरा जो है वो यहां, ये भरतपुर और इसके इस तरफ यहां पड़ता है आगरा। आगरा की स्थापना 1504 में इसके द्वारा की गई थी, सिकंदर लोदी के द्वारा। अब सिकंदर लोदी का एक प्रधानमंत्री था, उसका नाम था मियां भुवा। मियां भुआ भी कहते हैं, भुआ। वह को कई बार ए का उच्चारण भी किया जाता है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो इसका सिकंदर लोदी का पीएम था मियां भुआ। एक बार मियां भुआ ने कहा कि मैंने ना आपके लिए एक नियत स्थान रखा है शिकार के लिए, तो आप चले, तैयारी वैयारी करें, कुछ दिनों के बाद अपने वहां चलेंगे। अब उन्होंने तैयारी शुरू की शिकार के। तो दिल्ली सल्तनत, दिल्ली में राजधानी थी, राजधानी से शिकार के लिए निकले। मियां भुआ नेता गया कि बस आ गए। तो जब काफी दूरी तय कर ली, कुछ दिन बीत गए, तब जो है सिकंदर लोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हो, कहां लेके जा रहे हो यार, हमें शिकार पर जा रहे हैं, इतना अब कितने दिन हो गए, 2-3 दिन हो गए चलते चलते, और आप थक गए हैं और अभी वो आपका स्थान भी नहीं आया। तब क्या है कि मियां भुआ ने कहा कि बस आगे रहा, आगे रहा, कह देते ना बस थोड़ी दूर है। तो उस समय की जो भाषा थी, बस आगे रहा यानी आने वाला ही है, आगे रहा करते करते उस जगह पर जो शिकार किया उसका नाम ही आगे रहा कर दिया। आगे रहा का ही अब वंश रूप है आगरा। ठीक है, आगे रहा का ही एक अपभ्रंश रूप है। तो ये जो है ऐसी कोई इसका अर्थ ना निकालने लग जाए कि आगरा का शाब्दिक अर्थ क्या है, क्योंकि ये तो अपभ्रंश होकर के शब्दों के विकृति के कारण आगे रहा से बना है। मियां भुआ ने कहा कि बस शिकार करने के नहीं जा रहे, तो वो स्थान जो है वो बस आगे रहा, आने वाला ही है। तो उस जगह जहां शिकार किया वो था आगरा। ठीक है, उसी का नाम आगरा रखा, और वहीं पर 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। बाद में उसे अपनी राजधानी भी बनाया। ठीक है, एक बार कांस्टेबल के एग्जाम में आया था कि मोट की मस्जिद किसने बनवाई थी, तो मियां भुआ ने बनवाई है, दिल्ली में है। थोड़ा वो भी बता देता हूं अब चलते चलते।
मौट की मस्जिद। सबसे पहले तो वो कहां है? दिल्ली में। इससे सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री मियां भुवा ने बनवाया। ठीक है। अब मोट की मस्जिद क्यों कहते हैं इसको? एक बार क्या हुआ कि सिकंदर लोदी ने अपने प्रधानमंत्री मियां भुवा को कहा कि वहां एक जगह है दिल्ली में, उसके आसपास, तो वहां जो है मोट की फसल जो है वो बीज दे। ठीक है। सिकंदर लोदी के कहने पर मियां भुवा ने वही किया और मोट की फसल उस बार बंपर हुई। दिल्ली यमुना नदी के तट पर है, तो उस समय बहुत उपजाऊ भूमि थी, आज भी है। तो मोट की बंपर फसल हुई उस जगह। ठीक है। जहां मियां बुआ ने मोट जो है बोई थी, तो मोट की बंपर फसल होने के कारण इतनी ज्यादा इनकम हो गई कि उसी इनकम से मस्जिद बनवा दी गई। इसीलिए इस मस्जिद को मोट की मस्जिद कहा जाता है। ठीक है। मोट की बंपर फसल की इनकम से इसका निर्माण हुआ था। इस मस्जिद का निर्माण मोट की दान के बंपर उत्पादन से हुई आय से करवाया गया था। अतः इसे मोट की मस्जिद कहा जाता है। ठीक है। राणा सांगा कर रहे हैं, परंतु कुछ बातें थी जैसे आगरा की स्थापना के बारे में, ठीक है, वो बात बीच में बता देनी चाहिए, कोई जुड़ी हुई हो। ऐसे ही मोट की मस्जिद, ये कॉन्स्टिट्यूएंट के एग्जाम में आया था कि मोट की मस्जिद किस शासक के समय बनवाई गई? सिकंदर लोदी के समय बनवाई गई। किसने बनाई? उसके प्रधानमंत्री मियां भुवा ने। कहां है? दिल्ली में है। और वैसे रोचकता के कारण मैंने इसकी ये बात भी बता दी, इससे याद रह जाती हैं चीजें। इस मस्जिद का निर्माण मोट की दान के बंपर उत्पादन से हुई आय से करवाया गया, अतः इसे मोट की मस्जिद कहा जाता है। ठीक है। तो वो कहानियों से कई चीजें याद हो जाती हैं। अब समय तो समाप्त हो रहा है, इसलिए मैं एक कहानी और थोड़ी सी बता देता हूं आपको। क्योंकि समय जो है 50 मिनट हो चुके हैं और अब ज्यादा समय नहीं है क्लास का, तो फिर मैं अब आपको एक छोटी सी जानकारी देता हूं। जैसे कि कुत्ते की छतरी राजस्थान में कहां पर है? क्वेश्चन है ये, कुत्ते की छतरी राजस्थान में कहां पर है? ए दौसा, बी सवाई माधोपुर, सी करौली और डी टोंक। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, थोड़ा रोचक है, इसकी कहानी है बड़ी जोरदार, परंतु वो कहानी का समय तो अभी नहीं है, परंतु फिर भी मैं आपको सुनाई देता हूं। पहले मैं आंसर दे दूं। कुत्ते की छतरी कहां है? राजस्थान में सवाई माधोपुर में है। ठीक है। तो कुत्ते की छतरी एक क्वेश्चन तो है ही आपके लिए, लोगों को अगर नहीं पता, जिनको पता है वो तो ठीक है, नहीं पता तब उन लोगों के लिए कि कुत्ते की छतरी कहां है? सवाई माधोपुर में। क्यों बनाई गई? क्या है कि एक बंजारा था, उसका संपूर्ण धन जो था, वो पहले व्यापार करता था, बंजारा व्यापार करता था, तो उसका सारा धन जो है किसी डूब गया, और कोई आ जाता ना, अचानक से ऐसी आपदा आती है जिसमें सब कुछ समाप्त हो जाता है। अब
वो किसी बनिए के पास गया कि नगर सेठ के पास लोन लेने के लिए, कि नगर सेठ से कहा कि मुझे 1 लाख रुपए दे दे, तो मैं क्या है कि आपका ये कर्ज उतार दूंगा। तो नगर सेठ कहता कि कोई चीज भी तो रख, जमानत के तौर पे रहन रखनी पड़ेगी तभी मैं आपको दूंगा, ऐसे कैसे दे दूंगा। वो कहता, बंजारा कहता मेरा तो सब कुछ खत्म ही हो गया, मेरे पास कुछ बच्चा ही नहीं है। तो उसके साथ एक कुत्ता था काले रंग का, ब्लैक कलर का। तो उस कुत्ते को देख करके नगर सेठ ने कहा कि चलो यार इसको ही छोड़ दे तू, 1 लाख रुपए दे। अब वो प्यारा था बंजारे को, पर फिर भी अभी उसको पैसों की जरूरत थी। फिर उसने सोचा जब मैं पैसे चुकता कर दूंगा ब्याज समेत तो फिर मैं कुत्ता ले जाऊंगा। तो ये होगी डील हो गई। अब क्या है कि बंजारा उधर व्यापार करने शुरू किया और इधर जो है नगर सेठ के यहां डकैती हो गई, मतलब चोरी हो गई, डकैती तो नहीं कहेंगे, चोरी हुई। चोर सारा धन समेट कर लेके जा रहे हैं, कुत्ता देख रहा है पर कुत्ता भौंका नहीं। अब चोर चोरी करके जैसे जैसे जा रहे थे उन्होंने सोचा कभी ना कभी तो पकड़े जाएंगे, धन अगर पकड़ा गया तो सब प्रमाण भी प्राप्त हो जाएगा कि ये चोर है। तो वो जंगल के अंदर एक गड्ढा खोद करके उसमें गाड़ देते हैं कि भाई साल बाद जब ये बात ठंडी हो जाएगी तो हम निकाल देंगे। कुत्ता जो है वो धीरे धीरे पीछा करता दबे पांव आया। कुत्ते ने वो सारा देख लिया कहां गाड़ के गए हैं वो नगर सेठ का धन जो है। कुत्ता वापस आया और उसने भौंकना शुरू किया। नगर सेठ जागा, उसने देखा कि सब कुछ समाप्त हो चुका है, मेरा तो कुछ बचा ही नहीं। तब कुत्ता जो है उसकी धोती, नगर सेठ की धोती पकड़ के और खींचने लगा। नगर सेठ ने सोचा कि ये संकेत है कोई ना कोई, तो नगर सेठ उसके पीछे पीछे गया और नगर सेठ जंगल के अंदर जहां गए परिवार के लोग, तो वहां कुत्ते ने उस जगह को खोदा और सारा धन प्राप्त हो गया, करोड़ों का धन था वो। और ऐसी स्थिति में क्या है कि वो बड़ा खुश हुआ नगर सेठ। उसने एक सोचा कि 1 लाख के उसमें जमानत पे रखा था, इसने मेरा करोड़ों की रक्षा कर दी, तो अब इसको स्वतंत्र कर देते हैं और बंजारे को कर मुक्त कर देते हैं। तो उसने एक पर्ची लिखी जिसमें लिखा बंजारे को कि आज तेरे कुत्ते की वजह से जो है मेरा करोड़ों का धन जो है वो बच गया, इसलिए मैं 1 लाख रुपए तेरा माफ करता हूं और उस कुत्ते को भी जो है स्वतंत्र कर रहा हूं, तेरे पास भेज रहा हूं। पर्ची बांध के एक गन्ने के अंदर उसने किसी में बांध दी, उसने रस्सी से, धागे से। अब वो कुत्ता को संकेत दिया, कुत्ता समझदार था, वो खुशी खुशी जो है अपने मालिक के पास, बंजारे के पास पहुंच गया। बंजारे ने देखा कि मैंने तो अभी तक इसका वो उतारा ही नहीं, मतलब नगर सेठ का धन जो लिया था वो कर्ज उतारा नहीं, ये कुत्ता वहां से भाग आया, इसने तो मेरा मतलब अनादर, बेइज्जती करवा दी, ये तो शर्मिंदगी की बात है। और गुस्से में उसने एक नट देके उस कुत्ते के मार दिया, कुत्ता वहीं मर गया। अब बंजारा प्यार तो करता था, बंजारा उसके साथ निपट के प्यार करने लगा। तो गन्ने में उसके पर्ची जो थी वो उसको दिखाई दी, उसने पर्ची खोली, उसमें सारा कुछ पढ़ा, तो उसको और ज्यादा दुख हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया। पर अब वो जिंदा तो कर नहीं सकता था, तो उसने क्या किया, बंजारे ने पूरा एक अपने पुत्र की मृत्यु पर भोज किया, बहुत बड़ा भोज किया जितना उसके पास धन था, और उसने वहां सवाई माधोपुर में अपने उस कुत्ते की छतरी बंजारे ने बनवा दी। आज भी सवाई माधोपुर में कुत्ते की छतरी मौजूद है। तो ये इस प्रश्न में जो है कुत्ते की छतरी राजस्थान में कहां पर है, तो सवाई माधोपुर, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये कहानी के साथ ही हम आज का ये जो एपिसोड है वो समाप्त करते हैं। राणा सांगा का भाग दूसरा लेकर के हम कराएंगे। तब तक जय हिंद दोस्तों।